हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम देव। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन चैप्टर की एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। होप यू विल लाइक इट। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन की फर्स्ट पेज से। फर्स्ट पेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एस H2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन है वो सिमिलैरिटी शो करता है एल्कलाई मेटल के साथ और हेलोजन के साथ। अगर एल्कलाई मेटल के साथ शो कर रहा है इसका मतलब NS1 कॉन्फ़िगरेशन में, और इसकी हेलोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP5। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो हाइड्रोजन के साथ ये दोनों के दोनों रिसेम्बलेंस शो करते हैं। दूसरी चीज़, जैसे हमारे पास एल्कलाई मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और मेटलिक करेक्टर शो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा शो नहीं करता। अनलाइक एल्कलाई मेटल्स, हाइड्रोजन इट हैज़ अ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डज नॉट पजेस मेटलिक करेक्टर, और मेटलिक करेक्टर पजेस नहीं करता। तो ये भी एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बस इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन रिसेम्बल्स मोर विद हेलोजन। हाइड्रोजन हमारा हेलोजन के साथ ज़्यादा रिसेम्बलेंस शो करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी की टर्म्स में। तो अगर IE की बात करी जाए तो हाइड्रोजन रिसेम्बलेंस शो करता है हमारा सबसे ज़्यादा हेलोजन के साथ। रिएक्टिविटी की बात करी जाए तो वेरी लो है हेलोजन के कंपैरिजन में, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ वो बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस शो करता है। तो फिर इससे ये तो क्लासीफाई नहीं हो पाया कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, उसको एल्कलाई मेटल में रखा जाए या फिर हमारी ये हेलोजन वाले मेटल में, हेलोजन वाली सीरीज़ में रखा जाए। तो इसका भी ये तो देयर फॉर बेस्ट प्लेस सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल, इसको हमें सेपरेटली रखना पड़ेगा या तो। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये हो जाता है कि H+ डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। H+ कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से ये। अब हम चलते हैं हमारे डाईहाइड्रोजन पर। डाईहाइड्रोजन H2। डाईहाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। H2 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बस एक यही है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। लाइक जुपिटर, सैटर्न, जो ये जाइंट प्लैनेट्स हैं ना, इनके ऊपर मोस्टली क्या होता है, हाइड्रोजन। वो यहाँ पे नाइट्रोजन दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जाइंट प्लैनेट लाइक जुपिटर और सैटर्न पर हाइड्रोजन होता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया यहाँ से। दूसरा, हाउएवर ड्यू टू इट्स लाइट नेचर इट इज़ मच लेस अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन बहुत लेस अबंडेंट है अर्थ एटमॉस्फेयर में। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि उसका लाइट नेचर है, ड्यू टू देयर लाइट नेचर। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आ सकते हैं ये। अभी तक आए नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रिटियम 1H3। पता नहीं एग्जामिनर को इस टॉपिक से कितना लगाव है, वो हमेशा क्वेश्चन बनाता है तो यहीं से बनाता है, बहुत बार रिपीट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो ये टॉपिक तो आप ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इस पेज में ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी तरफ से। हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप बता दिया। अगर वो पूछ ले कि इन तीनों आइसोटोप में डिफरेंस क्या चीज़ का है, तो इसका डिफरेंस है खाली न्यूट्रॉन का। प्रोटियम में होता है 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में हमारे पास ये 1 न्यूट्रॉन, और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन। ये रहा एटॉमिक 3 और ये Z एटॉमिक नंबर 3 - 1 तो 2। तो 2 न्यूट्रॉन का डिफरेंस हो गया यहाँ पे, A - Z। अब आएंगे ड्यूटेरियम, ऑल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन भी बोला जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन। और प्रीडोमिनेंटली का मतलब मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज़ प्रोटियम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट। ड्यूटेरियम मोस्टली किस फॉर्म में रहता है, HD। ये पूछ सकते हैं वो, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो। ट्रिटियम होता है हमारा रेडियो एक्टिव, प्रोटियम भी नहीं, ड्यूटेरियम भी नहीं,
ओनली ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव एंड एमिट लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल। यहाँ पे लो की जगह हाई लिख देंगे। आपको ध्यान रखना है कि वो लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल रिलीज़ करता है, अल्फ़ा लिख देंगे। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। ट्रिटियम की जगह ड्यूटेरियम लिख देंगे। कुछ भी कर सकते हैं, वो इसे चेंज कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। तो आपको सारी प्रोबेबिलिटीज़ देख लेनी है कि वो एग्जामिनर क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता है। तो उसी तरीके से आपको इन चीज़ों को याद रखना है। रिलेटिव अबंडेंस का ऑर्डर, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटियम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे इस टेबल से। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, जस्ट इसका रिवर्स होता है बस। तो आपको ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है। दैट्स सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर। एच बॉन्ड एंथैल्पी, डी और टी। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो ट्रिटियम और ट्रिटियम के बीच में है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। केवल इस बॉन्ड एनर्जी के डिफरेंस के कारण जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। ओनली जो डिफरेंस होता है वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा कि द ओनली डिफरेंस इज इन देयर रेट ऑफ रिएक्शन मेनली ड्यू टू, इनकी ये रिएक्शन करेंगे जब, तो इनमें डिफरेंस क्यों है, तो इसका रीज़न होगा डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से एसेशन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। जहाँ जहाँ से एसेशन रीजन क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा, और स्टेटमेंट बन जाएंगे वो भी आपको बताता जाऊँगा। हाउएवर फिजिकल प्रॉपर्टी दीज आइसोटोप डिफर कंसिडरेबली ड्यू टू देयर लार्ज मास डिफरेंस। यहाँ से भी एक एसेशन रीजन क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। अब हम चलते हैं हमारे प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन पर। डाईहाइड्रोजन को हम लोग दो, एक तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन करते हैं, दूसरा कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। लेबोरेटरी में आपको बता दूं, जिंक मेटल है जैसे, इसकी रिएक्शन हम एसिड से भी कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम बेस से भी कराएंगे। जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो जिंक +2, फिर H2 गैस रिलीज हो जाएगी, हमें H2 चाहिए था, मिल गया। इसकी रिएक्शन बेस से कराएंगे तो Na2ZnO2, ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऑप्शंस में दे देंगे कि जब जिंक बेस से रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको बताना होगा Na2ZnO2 का फॉर्मेशन होता है और H2 गैस रिलीज होती है। वैसे यहाँ पे देखिए, जिंक एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, जिंक बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, तो एक एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है यहाँ पे। कौन सा नेचर? एम्फोटेरिक नेचर। अब हम चलते हैं हमारे कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन पर। वैसे मैं आपको बता दूं, इन रिएक्शनों में कुछ याद नहीं करना है, आप याद करने बैठ जाओ। रिएक्शन में कुछ याद नहीं करना है, खाली एक कंपाउंड ध्यान रखना है Na2ZnO2, बस, दैट्स सॉल्व। इसके अलावा अगर आप इस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इसका मतलब आपको पता नहीं है इसका मतलब कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि अब आपको रिवीजन पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करना चाहिए। पहले एक बार पढ़ते वक्त सब कुछ ढंग से पढ़ लो, बाद में उसको मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, फिर जब मल्टीपल रीडिंग करो तो ओनली हाईलाइट्स पार्ट को रीड करो, जिससे कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ आसानी से चला जाए और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहे। अब हम चलते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन पर। पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, इसमें हम यूज़ करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स का। दूसरा, हाई प्योरिटी ऑफ डाईहाइड्रोजन कैसे ऑब्टेन करेंगे, हम हाई प्योरिटी डाईहाइड्रोजन ऑब्टेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, BaOH का होल टॉइस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, हाई प्योरिटी डाईहाइड्रोजन कैसे बनाई जाए। तो इसको बनाने का एक ही तरीका है, हमें एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। किसका? बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का। उसको जब निकल इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में हम डील करेंगे तब हमारे पास हाई प्योरिटी डाईहाइड्रोजन ऑब्टेन होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस कॉमर्शियल प्रोडक्शन। थर्ड हो गया ब्राइन सॉल्यूशन। वो पूछेगा ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप बताएंगे एक्वस NaCl इज नोन एज अ ब्राइन सॉल्यूशन। तीसरा, रिएक्शन स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक, मतलब अगर आप स्टीम की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, ये रहा स्टीम, इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोकार्बन के साथ, और ये रहा यहाँ पे स्टीम, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप कोक के साथ, तो क्या बनेगा? जब हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करेगा तब CO + H2, कोक से रिएक्ट करेगा तब भी CO + H2, और CO + H2 के मिक्सचर को ही हम बोलते हैं वाटर गैस, सिंथेसिस गैस, सिंक गैस। तीनों नाम अलग अलग हैं लेकिन चीज़ एक ही है। अगर ऑप्शन में दे दे कि CO + H2 के मिक्सचर को हम क्या वाटर गैस बोलते हैं, हाँ सही है। क्या सिंथेसिस गैस बोलते हैं, हाँ सही है। क्या सिंक गैस बोलते हैं, हाँ सही है। तो ये तीनों यहाँ से सही हो जाते हैं।
अब हम अगर सिंगेस बना रहे हैं, कोल की मदद से अगर सिंगेस बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कोल गैसिफिकेशन। वैसे इस रिएक्शन को भी आपको ध्यान नहीं रखना है, कॉमन सेंस है कि यहाँ कोल लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन सॉलिड होगा, वो ज़रूर लिख के देगा कोल गैसिफिकेशन। अगर वो लिख के नहीं देता है तो वो रिएक्शन देगा आपको, रिएक्शन देगा तो उसमें आप देख लीजिएगा कोल है, इसका मतलब इसका नाम है कोल गैसिफिकेशन, बस। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वाटर गैस का मिक्सचर क्या है, CO+H2, CO+H2, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। पूरी रिएक्शन याद करने के बाद बैठ जाना, क्योंकि रिएक्शन को याद करनी ही नहीं है। हाइड्रोकार्बन CH4, यहाँ पे अगर वो CH4 की जगह कुछ और लिख दे फिर क्या करोगे आप, इसलिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन सॉलिड बनेगा CO+H2, ये ध्यान रखना है आपको बस। और दूसरी चीज़, जब हम CO+H2 को बना लेते हैं तो H2 तो बन गया, अब हमें H2 का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाना है, तो हमने एक नई रिएक्शन देखी, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, शिफ्ट, मतलब इस रिएक्शन को हमने आगे फर्दर शिफ्ट कराया, इसलिए इसका नाम पड़ गया वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस इसलिए क्योंकि बनाना तो हमें वाटर गैस ही था ना, इसमें हमारे पास H2 मेनली हमें बनाना है, जिसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो CO था इसको हम फर्दर इधर लेके गए, स्टीम के साथ रिएक्ट कराया और CO2+H2 बना। अब इस CO2 जो अनयूजुअल है इसको हमें रिमूव करना है, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए हम स्क्रबिंग करेंगे सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन के साथ। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़, इस रिएक्शन में वो पूछ लेंगे कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा आयरन क्रोमेट इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन ऑफ वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक ये सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन क्यों यूज़ करते हैं, CO2 को रिमूव करने के लिए। ये आपको ये दे देंगे, ये भी दे सकते हैं और ये। तो मेनली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ से लगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन पर। डाईहाइड्रोजन कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। सब कुछ लेस ही है इसमें, सब कुछ कम ही है, तो आपको तो ये ध्यान रखना ही नहीं है, ये तो हो ही जाएगा ध्यान आपको। कंबस्टेबल गैस, ये ध्यान रखना है आपको, ये कंबस्टेबल गैस है। दूसरी चीज़, लाइटर देन एयर, एयर से लाइटर होता है, हैवियर नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनसॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से तो बस इतना ही बन सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द हाईएस्ट फॉर सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू ऑफ द एन एलिमेंट। मतलब जो HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड की, अगर कंपेयर करी जाए एनी एलिमेंट, जैसे NN की कंपेयर कर लो हाइड्रोजन की, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए, इट इज़ रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, मतलब हाइड्रोजन है वो रिलेटिवली इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे। इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ से आपका बहुत अच्छा असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। असर्शन पूछ लेंगे, इट इज़ अ रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, क्या ये सही है, हाइड्रोजन रिलेटिवली इनर्ट है रूम टेम्परेचर पे, हाँ असर्शन सही है। और रीज़न दे देंगे ड्यू टू हाई HH बॉन्ड एंथैल्पी, इसकी HH बॉन्ड एंथैल्पी हाई होने के कारण ये हमारे पास इनर्ट है, तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऐसे आप असर्शन रीजन क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन में, हैलोजन के साथ रिएक्शन होगी तो HX बनेगा। देखिए H2 है, जब Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बनाएगा, तो ये H+ और Cl- की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो सब ने पढ़ा है HCl, तो इस रिएक्शन को ध्यान रखने में कुछ मुझे एज नीड लगी नहीं। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये भी नॉर्मल रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है हैबर प्रोसेस। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वैसे जिसने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा उसको पता होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कंडीशन, क्योंकि ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी आता है, और P ब्लॉक में पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक एक टॉपिक दे रखा है हैबर प्रोसेस का, वहाँ पर भी, तो ये आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये अगर वो पूछेगा तो उसी चैप्टर से पूछेगा, इस चैप्टर से नहीं पूछेगा। इस चैप्टर में और भी बहुत चीज़ें पूछने के लिए। हाइड्राइड, H2 जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, ये एक रिएक्शन सही है। आगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन वो ये है। अगर इस पेज पे मुझसे कोई पूछे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, तो मैं उसको ये बताऊँगा, H2 Pd+2 से रिएक्ट करके मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब H2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इस मेटल को रिड्यूस कर दिया इसने, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट।
मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर यहाँ पे आपको वो मेटल दे दें तो आपको ध्यान रखना है उसको मेटल में कन्वर्ट करना है अगर H2 की प्रेजेंस है तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल एज अ कैटलिस्ट, एडिबल फैट, मार्जरीन, वेजिटेबल घी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं हम किसका, वेजिटेबल ऑयल का, और बना क्या रहे हैं हम, वेजिटेबल घी और मार्जरीन। वेजिटेबल ऑयल, H2 हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, कैटलिस्ट निकल लेंगे, बनाएंगे हम मार्जरीन एंड वनस्पति घी। मार्जिन और वनस्पति घी हम बनाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। और एक ये हाइड्रोफॉर्मेलेशन ऑफ ओलिफिन्स, ओलिफिन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एल्कीन्स को। तो जब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी यहाँ पे पिछले, अगर मेरी पुरानी वीडियोस क्वेश्चंस की किसी ने देखी है तो उसको पता होगा जो मैंने ट्रिक बताई थी क्वेश्चंस कराते वक्त। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख ले इस वीडियो के बाद, क्योंकि इस वीडियो के बाद अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक है H2 प्लस CO, इसको जब जोड़ेंगे HCHO, इसको जब ब्रेक करो H प्लस CHO माइनस। अब आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, H प्लस वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा और ये यहाँ जाएगा। तो अकॉर्डिंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल H को यहाँ ले आओ और CHO को यहाँ ले आओ। तो देख लीजिए R CH2 CH2 CHO बन गया। अब H2 के साथ इसका रिडक्शन कर दो, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनेगा, ये तो सबको पता ही होता है। तो ये रिएक्शन की मैंने आपको एक ट्रिक बता दी। तो आप ये नहीं कहोगे कि हमें ये रिएक्शन भी याद करनी पड़ रही है, ये भी याद नहीं करनी पड़ रही, खाली समझनी पड़ रही है। अब तो कोई ऐसी रिएक्शन नहीं बताई जो मैंने आपको याद करने को कहा हो। या तो मैंने उसको प्रोडक्ट बोला है Na2ZnO2 में, या फिर मैंने बोला है इसका कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लो, या फिर मैंने बोला है कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, एक पर्टिकुलरली रिएक्शन याद करने मत बैठ जाना। क्वेश्चन नंबर 9.1, इसमें HCl का फॉर्मेशन ये रहा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, NaH मेटल हाइड्राइड ये रहा, आयनिक कंपाउंड, और ये कॉपर, सेकंड को कॉपर में कन्वर्ट करना वो हमारे पास ये रहा। तो ये हमें इसके 1 2 और ये 3 यहाँ से इंटेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यूजेस पढ़ते हैं हम डाईहाइड्रोजन के। डाईहाइड्रोजन का जो सिंगल यूज़ है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यूज़ है, वो है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस। दूसरा, मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल लाइक सोयाबीन, कॉटन सीड्स एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको अगर वो ये लिख दे कि वेजिटेबल ऑयल का हम कर रहे हैं क्या, हाइड्रोजनेशन, और क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, वनस्पति फैट, तो सही है। लेकिन अगर वो ये लिख दे कि वनस्पति फैट को से वनस्पति ऑयल, तो ये गलत है, ये सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ करते हैं इसको। और ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कोबाल्ट कैटलिस्ट, कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ये अब आप बताइए ये क्या है, CO प्लस H2, बताइए क्या है, ये वाटर गैस है, सिंग गैस, सिंथेसिस गैस, कुछ तीनों बोल सकते हैं हम इसको, अभी बताया था ना। ऐसे भूलिए मत, इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड बनाने में यूज़ किया जाता है, ये रहा। अब हम आगे चलते हैं। रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करता है हाइड्रोजन H2, एटॉमिक हाइड्रोजन H, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस, फाइंड यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस। इनको हम यूज़ करते हैं कटिंग और वेल्डिंग पर्पसेस के लिए। यहाँ से बस ये इंपॉर्टेंट, और टू जनरेट टेम्परेचर ऑफ 4000 केल्विन, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ करते हैं। और नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन, ये कोई भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता है, तभी तो इसको हम लोग रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर पॉल्यूशन होगा तो हम ऐसी चीज़ क्यों करें जिससे कि नेचर को हार्म हो, तभी इसलिए रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क कर रखा है, आपको मेनली एग्जांपल्स यही ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर आएंगे तो यही आएंगे। पूरे स्टेटमेंट मत पढ़िए हर बार जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपका टाइम भी कंज्यूम होता है और आपको कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलता।
इसलिए यूजेस में तो मेनली जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं बस यही ध्यान रखिए। अब हम आते हैं हमारे हाइड्रेट्स वाले टॉपिक पर। हाइड्रेट्स वाले टॉपिक में लिखा है कि डाई हाइड्रोजन है वो रिएक्शन कर लेता है सर्टेनली ऑल मेटल के साथ बट एक्सेप्ट नोबल गैस। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आयोनिक सेलाइन हाइड्राइड, 3 तरीके के हाइड्रेट होते हैं। पहला आयोनिक सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्रेट, दूसरा कोवलेंट और मॉलिकुलर हाइड्रेट, तीसरा मेटलिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्रेट। तो आयोनिक और सेलाइन हाइड्रेट मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्मेशन करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट ध्यान रखिए, बस आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वहाँ पी ब्लॉक दे रखा हो तो नहीं, कैंसिल कर दो। कुछ और दे रखा हो, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कुछ भी दे रखा हो, आपको ध्यान रखना है कि आयोनिक और सेलाइन हाइड्रेट ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं बस। दूसरी चीज़, इसमें कुछ ऐसे हैं LiH, PeH2, MgH2 जो कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। और अगर वो यहाँ से आपसे पूछ लें कि कौन पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो पॉलीमेरिक फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे BeH2 और MgH2 एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, क्या आयनिक हाइड्रेट्स नॉन कंडक्टिंग होते हैं सॉलिड स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में? तो आपसे पूछ लें तो आपको मैं बता देता हूँ, सॉलिड स्टेट में वो नॉन कंडक्टिंग होते हैं बट इन लिक्विड स्टेट मेल्ट, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये और एक ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। दूसरी चीज़, ये H2 मिली है आपको, ये कहाँ? डाई हाइड्रोजन गैस एट एनोड, ये ध्यान रखना है। सेलाइन हाइड्राइड NaH मेटल हाइड्राइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो ये NaOH प्लस H2 गैस रिलीज होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बस ये रिएक्शन मैं कह रहा हूँ आपको कि ध्यान रखनी है, क्योंकि ये रिएक्शन आ सकती है। आगे चलते हैं। लिथियम हाइड्राइड rather unreactive at moderate temperature with O2 and Cl2 used in the synthesis of other useful hydrates। अगर आपसे पूछ ले कि हम लिथियम हाइड्राइड का यूज़ क्यों करते हैं अदर यूज़फुल हाइड्रेट बनाने के लिए, जैसे LiAlH4, LiBH4 क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न होगा हमारे पास ये, बिकॉज वो अनरिएक्टिव होती है O2 और Cl2 के साथ, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड, इन हाइड्राइड के 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। जैसा कि नाम है वैसा ही इनका काम है। डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके पास, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ग्रुप 13 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं। तो अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे, और अगर किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो ये लुईस एसिड कहलाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब होता है इनके पास लिमिटेड है, खुद की पूर्ति कर ली बस, और किसी और के ना देने के लिए है ना लेने के लिए है। तो ग्रुप 14 एलिमेंट की ऑक्टेट कंप्लीट होती है, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब इलेक्ट्रॉन रिच की बात कर लीजिए, रिच लिखा है मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप 15 और 17 की ऑक्टेट हो गई कंप्लीट, बट दे हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑल्सो। जैसे NH3 के पास 1 लोन पेयर, H2 के पास 2 लोन पेयर और HF के पास 3 लोन पेयर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं, वो कौन कौन से हाइड्रेट कहलाते हैं। ग्रुप 13 के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट, ग्रुप 14 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड, ग्रुप 15 to 17 इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट। जब ये रिच हैं तो ये डोनेट भी कर सकते हैं, और अगर ये डोनेट कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनर हुए, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उनको हम लुईस बेस कहते हैं। तो ये तीनों यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9.2 में दे रखा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट NH3, H2, HF का हायर होता है। इनकी हाइड्राइड पूरे जैसे हाइड्राइड वाला ग्रुप है, नाइट्रोजन फैमिली वाला, ऑक्सीजन फैमिली वाला और फ्लोरीन फैमिली वाला, जैसे NH3, H2O और HF। यहाँ फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसे आगे जो हाइड्राइड होंगे उन हाइड्राइड में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। इसका रीज़न होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब चलते हैं आगे मेटलिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स पे। दे आर फॉर्म्ड मैनी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जो मेटलिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड बनाते हैं। देखिए अब आप रिवाइज भी कर सकते हैं। एस ब्लॉक वाले कौन से थे? सॉल्ट लाइक सेलाइन हाइड्राइड। पी ब्लॉक के अंदर 13, 14, 15 से 17, ये और ये हो गए हमारे पास कौन से? डेफिशिएंट। ये वाले कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे? प्रिसाइज, ये है रिच। अब डी ब्लॉक पे आ जाए, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये हो गए हमारे पास यहाँ पे मेटलिक।
तो देखिए सारा रिवीजन हो गया। इस तरीके से आप माइंड में पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब चलते हैं ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 7, 8, 9 के ग्रुप कभी भी हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं। 6 का भी नहीं करता, लेकिन 6 में एक एक्सेप्शन है, क्रोमियम हाइड्राइड। तो जब ये एक्सेप्शन होता है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रोमियम हाइड्राइड ऑप्शन में मिलेगा आपको और आप टिक कर दीजिएगा। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, बट ये ध्यान रखिए नॉट एज एफिशिएंटली एज अ पेरेंट मेटल डू। पेरेंट मेटल से ज़्यादा नहीं कर सकती ये, सही बात है। डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन है इनके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। तभी ये लिखा है यहाँ पे 2.55, 2.87, इसलिए तो लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। आगे हमको अगर स्टोर करना होगा इसको तो कैसे करेंगे? हम पैलेडियम और प्लेटिनम मेटल की मदद लेंगे। वेरी लार्ज वॉल्यूम हाइड्रोजन एकोमोडेट कर सकते हैं ये मेटल, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं एज अ स्टोरेज मीडिया। ठीक है, क्वेश्चन 9.3 ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है। तो जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर में दे रखे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट क्योंकि इन क्वेश्चन से सीधा क्वेश्चन उठा लेते हैं वो। pH5 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये पूछ रहा है ये। pH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न है ड्यू टू देयर हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हीट ऑफ एटमाइजेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए pH5 एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे असर्शन रीज़न में भी आ सकता है और स्टेटमेंट में भी आ सकता है ये। अब हम आते हैं हमारे वाटर वाले टॉपिक पर। वाटर वाले टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस, टेस्टलेस। क्या आपने वाटर का कोई कलर देखा है? रोज़ देखते हैं, कोई कलर नहीं होता। क्या कोई टेस्ट आता है जब आप पानी पीते हैं? नहीं, कोई टेस्ट नहीं आता। इसका मतलब कलरलेस और टेस्टलेस, ये तो आपको ध्यान ही रहेगा। अनयूजुअल प्रॉपर्टी क्या है वाटर की, वो ध्यान रखना है, क्योंकि अनयूजुअल प्रॉपर्टी वाटर की कंडेंस फेज, लिक्विड या सॉलिड फेज में अलग अलग शो करता है वो, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये हो गया असर्शन, ये हो गया रीज़न। अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन द कंडेंस्ड फेज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, हाई स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब कुछ हाई है। इसका खाली एक ही रीज़न है, ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको ध्यान रखना है कि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कुछ भी आ जाए आपको रीज़न एक ही ध्यान रखना है। तभी तो कह रहा था मैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करोगे तो सब कुछ बार 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 रटना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करिए, जिससे आप पेपर में मैक्सिमम अपना आउटपुट दे सकें। अब हम चलते हैं हमारे इस टेबल पर। इस टेबल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। H2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है D2O से, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट कैपेसिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेशन ऑफ द क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट डिजॉल्व इन वाटर, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं वाटर। वाटर की स्ट्रक्चर में इसके पास होते हैं 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा हाइब्रिडाइजेशन का 1, तो ये तो आप ध्यान रखिए। इसका एंगल 104.5 डिग्री, अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो, वरना ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्या पता आ जाए। आगे बढ़ते हैं। गैसियस फेज में वाटर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? बेंट मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली कंडीशन में आइस है जो, वो हेक्सागोनल फॉर्म में होती है और लो टेम्परेचर पे क्यूबिक फॉर्म में। वैसे हमने आइस देखी है तो कैसा देखा है? फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में मतलब कम टेम्परेचर पे, तो कम टेम्परेचर पे वो क्यूबिक फॉर्म में देखा है। तो आप ये ध्यान रखिए, ये ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन में अलग दिखेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हेक्सागोनल फॉर्म होगा और लो टेम्परेचर है तो क्यूबिक फॉर्म, ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसको। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। आइस की डेंसिटी लेस है वाटर से। अगर डेंसिटी कम है इसका मतलब वो ऊपर रहेगा, और ऊपर रहेगा मतलब वो फ्लोट करेगा। इसका रीज़न ये होगा कि अगर वो पूछ ले कि फ्लोट क्यों करता है, आइस क्यूब फ्लोट ऑन वाटर, इसका रीज़न होगा डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। ये हो गया असर्शन, ये हो गया इसका रीज़न। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ आइस।
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ऑक्सीजन एटम सराउंडेड टेट्राहेड्रली विथ 4 अदर ऑक्सीजन एटम। ये ध्यान रखना है कि कैसे टेट्राहेड्रली सराउंडेड रहता है। दूसरी चीज़, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव आइस अदर ओपन टाइप स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस की ओपन टाइप स्ट्रक्चर होती है, एक ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला है एम्फोटेरिक नेचर। वाटर हमारा बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, मतलब NH3 H2S किसी के साथ भी रिएक्ट करके वो रिएक्शन शो कर सकता है। दूसरी चीज़ ऑटो प्रोटोलाइसिस, सेल्फ आयनाइजेशन, ये भी शो करता है वाटर। ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आप कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस या पढ़ते हैं हमारे कौन से चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो ये आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और ये वाला भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो ये है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को शो करता है। तो इसमें आपको पता है कि P4O10 SiCl4 वाटर से रिएक्ट करके H3PO4 H2 से ये रिएक्ट करके SiO2 प्लस HCl। हाँ, ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि ये आपको ध्यान रखनी है रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। N3 माइनस NH3 बनाता है, ये भी एक ध्यान रखनी पड़ेगी। ये 3 रिएक्शन जो मैंने आपको बताई ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेटेड फॉर्मेशन, हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर मिलेगा आपको, ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्रोमियम H2O होल 6 3Cl माइनस। अब एग्जैक्ट एक बार ध्यान रख लीजिए, ये भी और ये भी। इस सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछेंगे तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल है जो बाहर है, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और जो अंदर 4 हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से CuSO4.5H2O लिखा है, वो ऐसे क्वेश्चन में लिख के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर बताओ कितने हैं, जैसे ये लिखा है तो आपको बताना होगा 1 वाटर मॉलिक्यूल। और वैसे हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, तो हमेशा क्वेश्चन देखते हैं 1 दिखता है और टिक कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए वो पूछ क्या रहा है, अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पूछ लिया तो आंसर 1 नहीं जाएगा, 4 जाएगा। 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर कोऑर्डिनेटेड, तो इसका भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन 9.4 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के टॉपिक पर। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट इन वाटर। अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंस होंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, क्लोराइड और सल्फेट की फॉर्म में, तो उस वाटर को हम हार्ड वाटर कहेंगे। लेकिन अगर वाटर फ्री है इन सब सॉल्ट से तो हम उसको कहेंगे सॉफ्ट वाटर। तो आपको बता दूं कि हार्ड वाटर है कभी भी लेदर नहीं देता सोप के साथ, नॉट गिव लेदर, बट सॉफ्ट वाटर गिव लेदर विथ सोप। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। हार्ड वाटर फॉर्म्स कम प्रेसिपिटेट विथ सोप, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, इट इज़ देयर फॉर अनसूटेबल फॉर लॉन्ड्री, लॉन्ड्री के लिए अनसूटेबल है जब कपड़े धोने की बात आती तब। हार्मफुल फॉर बॉयलर्स एज वेल बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन द स्केल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। ये एक नॉर्मल पॉइंट है, वैसे ध्यान रख सकते हैं आप। आगे चलते हैं हम। हार्डनेस ऑफ वाटर 2 तरीके की है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किस चीज़ की वजह से होती है और परमानेंट हार्डनेस किस चीज़ की वजह से होती है? तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है हमारी कैल्शियम और मैग्नीशियम की हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से, और परमानेंट हार्डनेस होती है हमारी कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट की वजह से। तो वैसे इसकी एक बहुत अच्छा ट्रिक भी है मेरे पास। ट्रिक ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बस कि इसमें कौन कौन से, इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट है और हमारा ये नीचे वाला है जिसमें क्लोराइड और सल्फेट है। तो BSC का टॉपर, बाइकार्बोनेट में आएगा हमारे पास ये, और क्लोराइड सल्फाइड में आएगा ये। तो T से हो गया टेम्परेरी बाइकार्बोनेट, P से हो गया परमानेंट क्लोराइड और सल्फेट। आपको बस ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपसे ये पूछ लें कि टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, तो हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। पहला मेथड है बॉइलिंग और दूसरा मेथड है क्लार्क मेथड। तो बॉइलिंग मेथड हम यूज़ कर सकते हैं और क्लार्क मेथड यूज़ कर सकते हैं क्या रिमूव करने के लिए, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। मेनली वो यही पूछेंगे आपसे। अगर वो रिएक्शन पूछ लेते हैं तो आप रिएक्शन में ये ध्यान रख सकते हैं कि कौन कौन से ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन रहे हैं। एक ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे क्योंकि यहाँ पे CaCO3 और MgOH का होल्ड प्राइस दोनों बन रहे हैं। अब चलते हैं हम परमानेंट हार्डनेस के ऊपर।
परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। पहला वॉशिंग सोडा, दूसरा कैलगन मेथड, तीसरा आयन एक्सचेंज मेथड और चौथा होगा हमारे पास सिंथेटिक रेजिन मेथड। तो वॉशिंग सोडा के अंदर सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, Na2CO3। इसकी मदद से हम लोग MCO3 मतलब आपने क्या करा, रिमूव कर दिया क्या, हार्डनेस ऑफ वाटर को। दूसरा कैलगन मेथड में हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na6P6O18। इसका फार्मूला ध्यान रखिए, फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कैलगन। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे। सबसे पहले तो देखिए 2Na रिलीज़ हो गया, ये मेटल के साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पे 2Na और रिलीज़ हो जाएगा। तो मेनली आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, यहाँ 6 था Na, यहाँ कितना बचा 2, तो 4 क्या हुआ, रिलीज़ हो गए। तो अंदर कितने 2, इसने मेटल को कर लिया ट्रैप। तो बस इसी तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं इम्प्योरिटी को। आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड के अंदर इस मेथड को एक तरीके से जियोलाइट या परमिटेड प्रोसेस भी बोलते हैं। तो जियोलाइट क्या होता है, जियोलाइट होता है NaZ। NaZ क्या, इसमें Z क्या है, Z है ElSiO4। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। और अगर आपसे पूछ ले कि जियोलाइट परम्यूटेट क्या होता है तो आप बताएंगे हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट NaAlSiO4.XH2O। ये होता है जियोलाइट और परम्यूटेड। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज नोन एज जियोलाइट और परम्यूटेड। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि हमें वापस प्रोड्यूस करना है जियोलाइट को, इसको, क्योंकि हम एक बार रिएक्शन में यूज़ कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ये, तो दोबारा प्रोड्यूस कैसे करें हम इसको। दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए हम इसकी रिएक्शन आगे कराएंगे NaCl के साथ, एक्वस NaCl, हमें वापस मिल जाएगा ये NaZ, जियोलाइट और परम्यूटेड। तो एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। दूसरा सिंथेटिक रेजिन मेथड। आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि मोर एफिशिएंट है ये देन जियोलाइट प्रोसेस। वो ऑप्शंस में दे देगा कि सिंथेटिक रेजिन मेथड इज़ लेस एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट। तो आपको ध्यान रखना है इट इज़ मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट प्रोसेस। दूसरी चीज़ कैटाइन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है, SO3H। आयन एक्सचेंज रेजिन इज चेंज्ड टू RNA, मतलब RSO3H चेंज होगा RNA में। कैसे, ट्रीटमेंट करेंगे NaCl के साथ तो होगा, ये ध्यान रखना है आपको बस। और एक रिएक्शन ध्यान रख सकते हैं, बहुत आसान रिएक्शन है, RNA M2+ से रिएक्ट करके R2M बनाएगा। रेजिन कैन बी रीजनरेटेड बाय, जिस तरीके से हमने ऊपर जियोलाइट को रीजनरेट किया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे हमें रेजिन को वापस रीजनरेट करना है। तो कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस, एक्वस NaCl सॉल्यूशन से ट्रीट कर देंगे तो ये रीजनरेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर हम कैसे बनाएंगे, इसको हमें बनाने के लिए वाटर को सक्सेसिवली पहले कैटाइन एक्सचेंजर फिर एनाइन एक्सचेंजर के साथ पास करना पड़ेगा। तो एक ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। ये रिएक्शंस भी थोड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे जो पॉइंट्स ध्यान में रखोगे तो भी काम चल जाएगा। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इस पे आते हैं हम, यूज़ करते हैं इसको हम पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पॉल्यूशन कंट्रोल में किसका यूज़ होता है, H2O2 का। दूसरी चीज़ प्रिपरेशन, इसके 3 प्रिपरेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एसिडिफाइड बेरियम परऑक्साइड, आप बस ये लाइन ध्यान रखिए, एसिडिफाइड बेरियम परऑक्साइड, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरा परऑक्सो डाइसल्फेट, ये वर्ड ध्यान रखिए, हो जाएंगे क्वेश्चंस। और तीसरा इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करना है ऑक्सीडेशन ऑफ 2 एल्काइल एंथ्राक्यूनॉल से। ठीक है, ये 3 पॉइंट में आपको एक ये और एक ये और एक ये, बस इतना ध्यान रखना है, बस दैट्स ऑल। H2S2O8, वैसे आपको डिफरेंट लग भी रहा है तो याद हो भी जाएगा। K2S2O8, ये ध्यान रखना है आपको। द मैथड इज़ नाउ यूज्ड फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O, ये ध्यान रखना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आगे देखिए, 2 इथाइल एंथ्राक्यूनॉल O2 एयर और H2 और PD की मदद से H2O2 प्लस ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज़ मार्केटेड एज 100 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। और दूसरा क्या है, कॉमर्शियली मार्केटेड सैंपल क्या है, 10 वॉल्यूम, विच मीन्स दैट द सैंपल कंटेन 3% H2O2। इसका मतलब है सैंपल के अंदर कितना, 3% H2O2 है। वैसे इसका मैं आपको वो बता देता हूँ, 3% को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 ग्राम पर 100 ml, ये पढ़ा होगा आपने मोल कॉन्सेप्ट में।
अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 और 10 से 30 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर है 1000 ml, तो यहाँ से देख लीजिए 30 ग्राम पर लीटर हो गया। अब आपसे ये पूछ लें कि स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप फॉर्मूले लगाएंगे बड़े बड़े, लेकिन आपको फॉर्मूले नहीं लगाने। सीधी बात है, जिस तरीके से इस परसेंटेज से आप स्ट्रेंथ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 10 वॉल्यूम में कितना है 3%, 10 वॉल्यूम 3%। यूनिटरी मेथड से अगर आपसे वो 6% में पूछ ले तो भी आप कर सकते हैं, 10% में पूछ लें तो भी आप कर सकते हैं, 20% में पूछ लें तब भी आप कर सकते हैं, और अगर वो वॉल्यूम चेंज कर दे तब भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए फॉर्मूले लगाना तब जब वैल्यूज़ अनसर्टेन हो, लेकिन नॉर्मल वैल्यूज़ में फॉर्मूले मत लगाया करिए क्योंकि जल्दी भी सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9.5 में आपका आंसर ये दे रखा है, ये देख लीजिएगा आप। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2O को ज़्यादा होता है D2O से, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं H2O2 की स्ट्रक्चर पे। H2O2 की स्ट्रक्चर होती है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गैसियस फेज में 111.5 डिग्री इसका डाईहेड्रल एंगल होता है। दूसरी चीज़, सॉलिड फेज में 90.2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है बस। वैसे आपको मैं बता दूं, इसकी भी एक ट्रिक है, जैसे गैस और सॉलिड में है 90.2 और गैस में है 111.5 डिग्री। तो सॉलिड एस से समझिए स्मॉल से यहाँ पे स्मॉल। अगर आपने एंगल याद नहीं भी कर रखे हैं तो भी आप बता सकते हैं कि सॉलिड में कम होगा, गैस में ज़्यादा होगा, बस। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो ऑप्शन में लिख दे क्या H2O2 ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपका आंसर होगा गलत। ओनली नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, फिर बाद में हम पढ़ेंगे बेसिक मीडियम में। वैसे मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, Fe+2 जाएगा Fe+3 में, Fe+2 जाएगा Fe+3 में। और Mn वाला रिएक्शन आप देख लीजिए, MnO4 माइनस Mn+2, यहाँ पे MnO2, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको एक ट्रिक है बैन 153, ये आपको वैसे रिडॉक्सिएशन चैप्टर में जो भी टीचर्स आपने पढ़ा होगा उन्होंने बताया होगा कि ये है एन फैक्टर, और ये फॉलो होता है मैंगनीज की रिएक्शंस के ऊपर। अगर एसिडिक मीडियम है तो एन फैक्टर का 5 का डिफरेंस होगा, देख लीजिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, कितना डिफरेंस है 5, तो ये हो गया इसका एन फैक्टर। इस तरीके से आप ये बैन 153, ये न्यूट्रल को हम बोलते हैं फेंटली एल्कलाइन, ये 3 का डिफरेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे 7 4, तो देख लीजिए 3 का डिफरेंस, तो एन फैक्टर हो गया 3। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान नहीं रखनी होती, खाली कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करनी होती है बस। इसमें जो ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान रखने वाली रिएक्शन ये है, PbS जब H2O2 से रिएक्ट करता है तो PbSO4 बनाता है। दूसरी रिएक्शन जो ध्यान रखने वाली वो ये है, I2 का बनेगा I-। तीसरी ध्यान रखने वाली वो ये है HOCl H3O + Cl- और O2। तो पहली ये, दूसरी ये, और हमारे पास तीसरी ये तीनों ध्यान रखनी है बस। और सारी आप कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लो, काम चलेगा। रिडॉक्सिएशन पढ़ रखा है तो हो जाएंगे। दूसरी चीज़, H2O2 H2O + O2 डिकम्पोज स्लोली इन एक्सपोजर ऑफ लाइट का एक्सपोजर की वजह से में H2 और O2 में डिकम्पोज हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब ऐसे डिकम्पोज हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हम वैक्सीलाइन ग्लास और अ प्लास्टिक विजल इन डार्क, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, यूरिया कैन बी एडेड एज अ स्टेबलाइज़र, आपसे ऑप्शन में दे देंगे क्या ऐड करें कि वो स्टेबलाइज़र की तरह काम करे, तो यूरिया है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं H2O2 के यूजेस पर। सबसे पहला, हेयर ब्लीच, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में पूछ लेंगे वो, ये मार्केट में कैसे बेचा जाता है, सोल्ड इन द मार्केट एज अ पर हाइड्रल के नाम से बिकता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूज टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट, सोडियम पर कार्बोनेट, यहाँ पे पर बहुत इंपॉर्टेंट है।
वैसे पर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सोडियम परबोरेट, सोडियम परकार्बोनेट, क्योंकि क्वेश्चन में दे देंगे सोडियम कार्बोनेट। जैसे कि पिछली वीडियोस में मेरी जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है वहाँ पे मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने सोडियम कार्बोनेट बताया था। तो बच्चे सोचेंगे सोडियम कार्बोनेट टिक, ऐसा नहीं है, सोडियम परबोरेट परकार्बोनेट, ये ध्यान रखिए। हाई क्वालिटी डिटर्जेंट। तीसरा होगा सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन टार्ट्रिक एसिड, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में सिफेलोस्पोरिन इसमें यूज़ करते हैं। तीसरा है ब्लीचिंग एक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। हैवी वाटर, हैवी वाटर का क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पे एम्स में भी आ रखा है, नीट में भी आ रखा है और जेई मेंस में भी आ रखा है। तो यहाँ से ए मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करते हैं हम हैवी वाटर को, यह आ रखा है। तो अगर एग्जामिनर इस पॉइंट से क्वेश्चन बनाएगा तो वो डीपली क्वेश्चन बनाएगा, तो आपको ये अब की बार ये दे सकता है इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये दे दे तो भी और ये दे दे तो भी, आपको दोनों ध्यान रखने हैं। CaC2 प्लस T2O, यहाँ अगर H2O ले लो तो C2H2 बनता है और CaOH का होल ट्वाइस। यह आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बस वही है सेम टू सेम, H2 की जगह D2O लिख दिया। SO3 H2O ले लो यहाँ पे तो H2SO4 बनेगा, ये भी बहुत नॉर्मल सी रिएक्शन। ध्यान रखनी है तो आपको ये ध्यान रखनी है। CH4 बनता है Al4C3 के अंदर, ये आपको टेस्टों में भी मिल जाएगा कई बार, ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल। डाइहाइड्रोजन कैन रिलीज मोर एनर्जी देन पेट्रोल अबाउट 3 टाइम्स, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो डाइनाइट्रोजन है वो एक पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यूज्ड फॉर स्टोरेज डाइहाइड्रोजन इन स्मॉल क्वांटिटीज़, NaNi TiTiH2 MgMgH2। ये आपको टैंक ऑफ एलॉय ध्यान रखना है। इसकी एक ट्रिक भी है, नानी ताई मांगे टैंक ऑफ मेटल एलॉय, ये आप ध्यान रख ली, आपको याद रहेगा। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह अच्छी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।